हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 जो डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट अपलोड नहीं हो पाया था, उसका कुछ पार्ट रह गया था। तो बचे हुए पार्ट को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। यानी कि आपको पता है कि जब जो पशु होते हैं जब वो मर जाते हैं तो जो गिद्ध होते हैं उनको खा लेते हैं। तो ऐसे पशु जिनके उपचार में इन दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा था, तो जब गिद्ध उनको खाते थे तो उससे क्या होता था, जो गिद्ध थे उनकी किडनी ख़राब हो रही थी और उससे वो मौत का शिकार हो रहे थे। तो पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि ये प्रयास किया जा रहा है कि इन औषधियों का प्रयोग पशुओं के उपचार के लिए न किया जाए और आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। तो देखिए, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। और इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं, हम पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र क्या है, जिसमें सभी जीवित जो प्राणी हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अब वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें क्या देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं और इसके अलावा आश्रय देते हैं, प्राणियों को ऑक्सीजन भी देते हैं और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा रक्षक मेखला के रूप में भी कार्य करते हैं कौन, वन। भूमिगत जल के संग्रह में भी सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज भी प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं। यानी कि ये बच्चों के लिए है कि बच्चों को यहाँ पर बताना है कि पौधों के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। कुछ उपयोग यहाँ पर पहले से ही दिए हुए हैं। अब देखिए आगे है कि वन्य जीवन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जंतु आ जाएंगे, इसके अलावा पक्षी आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, जलीय जीव आते हैं। तो ये सभी क्या है, वन्य जीवन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब इनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। जैसे कि कीट यानी कि जो कीड़े हैं, जैसे कि कौन सा कीड़ा, मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो मधुमक्खी हमें शहद देती है। इसके अलावा फूलों के परागण में मदद करती है। यानी कि फूलों का जो परागण है वो किसकी मदद से होता है, तो वो मधुमक्खियों की मदद से ही होता है। क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो पहले एक फूल पर बैठती है, उससे दूसरे फूल पर, तो इससे वो परागण में मदद करती हैं। और इसके अलावा और क्या करती हैं, तो पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा चिड़िया अपने भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में भी कार्य करती हैं चिड़िया। इसके अलावा गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी अनिवार्य है। और जितने भी प्राणी होते हैं कुछ ना कुछ तो करते ही हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसके संतुलन के लिए इन सभी का होना अनिवार्य है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के वितरण के बारे में। तो देखिए, वनस्पति की जो वृद्धि होती है, यानी कि पेड़ पौधों का बढ़ना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, और दूसरा करता है आर्द्रता पर। विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे 4 प्रकार होते हैं। पहला है वन, दूसरा है आपका घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। तो ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर विशाल वृक्ष उग सकते हैं। और इस प्रकार जो वन होते हैं वो प्रचुर जल आपूर्ति, यानी कि जहाँ पर काफ़ी सारा जल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहीं पर जो वन है
पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का जो आकार है और उनकी सघनता है, यानी कि उनकी घनापन जो है, यानी कि दूरी पेड़ों के बीच में कह सकते हैं, वो कम होती जाती है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर वृक्ष जो होंगे पास पास पाए जाते हैं और उनका आकार भी बड़ा होता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिसमें विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में, यानी कि जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में क्या होता है, पौधों की जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं और इससे वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जो भाप बनकर पानी उड़ता है उससे होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि जो कांटेदार पेड़ होते हैं वो इसलिए ऐसे क्यों होते हैं, जिससे उनका जो पानी है वो सूखे नहीं, यानी कि उनका वाष्पोत्सर्जन कम हो। अब शीत ध्रुवीय प्रदेशों की, यानी कि ध्रुवों की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति में कौन सी वनस्पतियाँ सम्मिलित हैं, मॉस और लाइकेन। तो मॉस और लाइकेन टुंड्रा वनस्पति में सम्मिलित की जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष जो हैं काट दिए गए हैं और विश्व भर में वनों का जो आवरण है वो तेज़ी से समाप्त हो रहा है और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। कौन सा बहुमूल्य संसाधन, तो जो वन है वो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए एक संसाधन के रूप में काम करते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, जो वृक्ष हैं वो काटे जा रहे हैं और वन धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है कि पेड़ लगाने हैं और वनों को कम होने से बचाना है। अब देखिए यहाँ पर एक वन में अजगर की यहाँ पर पिक्चर दी हुई है और आगे ये देखिए स्कूल में बच्चों द्वारा वनों पर एक कोलाज बनाया गया है कि हमें वनों से क्या क्या मिलता है। तो देखिए लकड़ी है, तो लकड़ी से अपने घर बनाते हैं, दरवाजे फर्नीचर हमारे बनाए जाते हैं, पेपर मिलता है, इसके अलावा रबर मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें वनों से मिलती हैं। तो ये बच्चों ने कोलाज बनाया है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण की। तो देखिए वन हमारी संपदा है और पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही क्या करते हैं, पारतंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब हम अगर वनों को काट देंगे, पेड़ों को काट देंगे तो जो जंगली जानवर है वो उनके रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो उनका जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो सकता है। अब बहुत सी जातियाँ क्या है, असुरक्षित अथवा संकटापन है, यानी कि ख़त्म होती जा रही हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदापर्दन, निर्माण कार्य, दावानल यानी कि जंगल में लगने वाली आग और भूस्खलन में से कुछ मानव है और कुछ प्राकृतिक है। यानी कि ये जो कारण है इनमें से कुछ तो क्या है, मानव जनित है और कुछ प्राकृतिक कारण है, और ये दोनों मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। आगे लिखा है कि आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। तो शिकार करने से भी इनकी संख्या में कमी आती है। आगे लिखा है कि पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। यानी कि जो जानवर होते हैं उनका शिकार किस लिए किया जाता है, तो उनकी खाल के लिए, नाखून, दांत, पंख, इन सभी चीज़ों के लिए उनका शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु हैं जैसे चीता है, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इन सभी का जो है शिकार किया जाता है। और इनका जो संरक्षण है वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो जागरूकता को बढ़ाकर इनका संरक्षण किया जा सकता है। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसलिए बनाए जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा।
इसके अलावा संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो ये कुछ उपाय बताए गए हैं हमारी वन्य जीव संसाधनों को बचाने के लिए। ये देखिए ब्लैक बक की यहाँ पर फोटो है और ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि लोग इसका शिकार करते हैं। इसके जो जानवर होते हैं उनके कई जानवरों के दांतों के लिए, कई जानवरों के सींगों के खाल के लिए इनका शिकार किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि जो दावानल है वो किन कारणों से घटित होता है। तो देखिए 3 कारण है मुख्य रूप से। एक तो तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, यानी कि जो बिजली चमकती है आसमान में बारिश के समय, उससे क्या होता है, आग लग जाती है। इसके अलावा लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में ऊष्मा के कारण भी आग लग जाती है। इसके अलावा स्थानिक लोगों या उद्यमी और शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आग लगा देते हैं। तो ये 3 कारण हैं मुख्य रूप से आग लगने के। अब देखिए आगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। आगे लिखा हुआ है कि यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वो विलुप्त हो गए हैं या वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने और प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कुछ उपाय बताए गए हैं। अब लास्ट में बताया है कि भारत में शेर, चीता, हिरण और भारतीय सारंग और मोर को मारना क्या है, अवैध है, यानी कि आप इन जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है जिसका नाम है CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना की गई है जिससे क्या होता है, प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है और इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कि आप इनको खरीद और बेच नहीं सकते हैं। और लास्ट में है कि पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। अब एक और यहाँ पर टर्म दी गई है, जैवमंडल निचय। तो ये क्या होता है कि एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, ये राष्ट्रीय उद्यान की एक यहाँ पर पिक्चर है। अब लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप जानते हैं कि CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये क्या है, तो सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है, ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। और इनमें से कौन से हैं, जैसे भालू है, डॉल्फिन है, इसके अलावा कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो, ये इनके कुछ उदाहरण हैं जो कि इनके द्वारा संरक्षित किए गए हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर और लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को करेंगे। तो आपका CTET का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, आप सभी को पता होगा। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा स्पीड दे सकते हैं और जल्दी जल्दी तैयारी करिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।